हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम कंटिन्यू करेंगे जनरल स्टडीज सीरीज और डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज। और ये 10 एमसीक्यूज कौन से सब्जेक्ट से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम साइंस से भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का जो हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो तीन स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? गांधी जी वाज एंगेज द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज आल्सो एंगेज द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके। Second statement, he wanted education to be in the vernacular. And third statement, he advocated free and compulsory education for all boys and girls between 7 and 14 years. तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। तो चलिए, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। अब देखिए गाइस, अगर आपने हिस्ट्री के सेशन कंटिन्यू मेरे देखे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम हो वो प्रॉपर एक इंग्लिश सिस्टम में चले। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गांधी जी वाज एंगेज द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और अगर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के वो इंगेज थे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मीडियम भी क्या बने, इंग्लिश बने। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, अगर वो इंग्लिश के खिलाफ हैं तो ये स्टेटमेंट वैसे ही सही हो जाएगी। ही वांटेड एजुकेशन टू बी इन द वर्नाकुलर, मतलब जो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है या स्टेट वाइज जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो उसी में ही कंटिन्यू करना चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहते हैं? ही एडवोकेटेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन 7 एंड 14 ईयर्स। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाएगी। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी हमारे देश में एक एजुकेशन रिफॉर्म लाना चाहते थे, मतलब एक स्कीम थी गांधी जी की एजुकेशन को लेकर, तो याद रखना वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। और ये कब आई थी? 1937 में। अच्छा, इस प्रॉपर स्कीम में एक कमेटी भी बनाई गई थी। इस कमेटी के हेड कौन थे? जाकिर हुसैन। और गांधी जी क्या चाहते थे कि एक प्रॉपर ना एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ चले। लाइक जैसे मैनुअल प्रोडक्टिविटी वर्क भी साथ साथ कंटिन्यू हो। ठीक है, लाइक जैसे हम सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज ना गेन करें, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करें। ये गांधी जी का एम था। ठीक है, वर द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन में। ठीक है, और इसको मैंने डिटेल में बताया भी। अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो कंटिन्यू अगर मेरी देखी है तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट आता होगा। चलिए, तो अभी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये तीनों स्टेटमेंट तो हमने देख ली है ना। और यहाँ पर देखिए, गांधी जी का जो व्यू था, एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम था उसमें गांधी जी रिफॉर्म लाना चाहते थे। ठीक है, और इट शुड इंक्लूड फिजिकल ट्रेनिंग एंड हाई मॉरल प्रिंसिपल्स along with the intellectual and cognitive development. He differentiated between learning and education, knowledge and wisdom, literacy and lesson of life. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो देखिए गाइस, अब ये कुछ ट्रीटी हैं, आपको पता ही है हमारे देश में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ब्रिटिशर्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरे देश में वार लड़े। ठीक है, पहले उन्होंने जो यूरोपियन कंपनीज थी उनके अगेंस्ट वार लड़े, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे इंडिया के जो राजा महाराजा या नवाब हुआ करते थे उनसे युद्ध लड़े। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड में कौन सा कैसे मैच करता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होती है? जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होता है। और बैटल ऑफ बक्सर कब ख़त्म होता है आपका? 1764 में। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। तो यहाँ पर फर्स्ट इस तरह से लिख लीजिएगा। और ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ मद्रास बहुत बार एग्जाम में आती है। ठीक है, एंग्लो मैसूर वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हिस्ट्री के सेशन में भी बताया था। और एंग्लो मैसूर वार की जो ये ट्रीटी थी, फर्स्ट ट्रीटी थी 1769 में होती है। तो सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई थी आपकी? 1776 में। तो थ्री का बिल्कुल ऐसे थ्री ही है। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुई थी आपकी?
1784 में। अब देखिए गाइस, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए गाइस, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था 1765 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए ब्रिटिशर्स, अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया के किसी नवाब के साथ जो ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वार हुआ था उसको किस नाम से हम जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757। और यहीं से ही ब्रिटिशर्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ठीक 7 साल के बाद यहाँ पर होती है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन से किंग थे या कौन कौन से नवाब थे? एक तो मीर कासिम थे। अब मीर कासिम कौन थे? ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, क्योंकि 1757 में जो सिराजुद्दौला हैं वो यहाँ पर मार दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। और सिराजुद्दौला के बाद यहाँ पर पपेट किंग बनाया जाता है जो सेनापति होता है सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कंटिन्यू करता है 1760 तक, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से तंग आ जाता है। मैंने आपको बताया था बिल्कुल डिटेल में। तो 1716 में जो मीर जाफ़र हैं उनके सन इन लॉ को बनाया जाता है मीर कासिम को, यहाँ का नवाब बंगाल का। तो ये कंटिन्यू करते हैं 4 साल, लेकिन ये भी ब्रिटिशर से तंग आ जाते हैं और फिर फाइनली ये एक पटना में दुर्घटना या फिर घटना कर देते हैं, ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयज़ को मार देते हैं। तो यहाँ से बगावत का जो सुर है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद होती है बैटल ऑफ बक्सर। चलिए, मैं आपको बता रहा था बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन था। एक तो मीर कासिम, और एक आपने नाम याद रखना है, अवध के यहाँ पे नवाब थे जिनका नाम था शुहाज उद दौला। और एक थर्ड पर्सन थे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन थे? मुगल किंग। अब ये तीनों मिलकर बैटल ऑफ बक्सर लड़ रहे थे। कई बार पूछ लिया जाता है किसके एंगेंस्ट, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रिटिशर्स का लीडर कौन था? तो हेक्टर मुनरो। ये नाम याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 1760 में हेक्टर मुनरो। तो 1764 में ये वार हुआ और ज़्यादा लंबा ये वार चला नहीं था। बहुत ही जल्दी हेक्टर मुनरो इनको हरा देता है, तीनों की सेना को। और इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी को साइन कौन करता है ब्रिटिशर्स की तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड क्लाइव। हालांकि हमें लॉर्ड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट चलिए हमारी बुक्स में है तो हम यूज़ कर लेते हैं लॉर्ड क्लाइव। ठीक है जी। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड क्लाइव। और किन किन से साइन करवाया था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम। इनको तो दोनों को वापस इनका साम्राज्य दे दिया गया था कुछ मतलब पेपर पे साइन करवा के। ठीक है, तो मैंने डिटेल में बता रखा है आपको। मीर कासिम को यहाँ से हटा दिया गया था नवाब, फिर दोबारा से मीर जाफ़र को ही नवाब बनाया गया था 1765 में आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। चलिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एंग्लो मैसूर वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में देखिएगा सेशन में। और ये जो एंग्लो मैसूर वार है 4 वार हुए थे। मैंने आपको बताया भी था हिस्ट्री के सेशन में, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत चालाक थे। पहले मान लो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक वार लड़ा, अब एंग्लो मैसूर वार को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट वार में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स और हैदर अली, इन दोनों के बीच में ये वार हुआ। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को पता था ये वार हम हारेंगे, तो ब्रिटिशर्स फटाफट एक ट्रीटी कर लेते थे। अब ट्रीटी क्या होता था कि भाई हम लोगों ने ये वार जीता हारा या कुछ भी है, चलो अब हम फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे और अब इन फ्यूचर हम ये वार नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की ये अप्रोच बहुत ही खतरनाक थी। ठीक है, अब फर्स्ट वार में ब्रिटिशर्स हार भी जाते हैं और ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। उसके बाद जो हैदर अली होता है उसको लगता है कि अब ब्रिटिशर्स एज सच अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स कहाँ मानने वाले थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो सेकेंड वार है वो कर देते हैं 84 के बीच में। और इन बिटवीन यहाँ पर 82 में हैदर अली की डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर। ये बीमार होता है काफ़ी और इस वजह से इसकी डेथ हो जाती है 82 में। अब इस वार को कंटिन्यू करते हैं हैदर अली का बेटा टिप्पू सुल्तान। ये भी बहुत पावरफुल किंग रहा है अपने टाइम में। तो टिप्पू सुल्तान ये वार ना तो जीतता ना हारता, इसको इस तरह से समझ लो कि फिर भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपना अपर हैंड रखते हैं। ठीक है, ऐसे समझो आप। और टिप्पू सुल्तान यहाँ पर ट्रीटी साइन करता है आफ्टर सेकेंड वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगलोर ट्रीटी, जो हमने देखी 1784 में। यहाँ पर हैदर अली की डेथ हो जाती है। ठीक है जी, ड्यू टू इलनेस। और टिप्पू सुल्तान ये ट्रीटी साइन करता है ब्रिटिशर्स के साथ। और तीसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, 90 और 92 के बीच में ये वार होता है। यहाँ पर जो टिप्पू सुल्तान है वो ब्रिटिशर से बुरी तरीके से हार जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि टिप्पू सुल्तान साइन करे, लेकिन टिप्पू सुल्तान ये साइन नहीं करता। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स 2 करोड़ और साथ में 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का जो रकम होती है टिप्पू सुल्तान से
या 2 करोड़ ही मान लो, 2 करोड़ प्लस इसके 2 सन को उठा कर ले जाते हैं, ठीक है। और टीपू सुल्तान फिर भी सब्सिडी लाइन साइन नहीं करता। टीपू सुल्तान का एक बहुत ही फेवरेट कोट है, आप जो हिस्ट्री के सेशन है उसको देखिएगा, उसमें आपको मैं यहाँ पर मतलब बहुत सारी जो नॉलेज है टीपू सुल्तान से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी लाइन साइन ना करने की वजह से फिर से ब्रिटिशर्स 4th वार करते हैं। अच्छा, 3rd वार के बाद कौन सी ट्रीटी साइन होती है? श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4th वार के बाद टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, ब्रिटिशर्स हरा देते हैं और टीपू सुल्तान की डेथ ही हो जाती है यहाँ पर। तो एक वुडियार डायनेस्टी है, ये पहले रूल करती थी। हैदर अली ने इनको हराया होगा किसी ज़माने में, मतलब इनको हरा कर ही हैदर अली आए थे वैसे तो वुडियार डायनेस्टी के 3 साल के किंग के साथ ब्रिटिशर्स साइन करते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी मराठास वार में, ठीक है। जो मराठा का पहला वार था ना, पहली ट्रीटी थी ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1776 में। और ये एंग्लो मराठा वार फर्स्ट में थी। वैसे एंग्लो मराठा फर्स्ट वार में सलबाई की ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1782 में जो हुई थी सलबाई की ट्रीटी, इसको याद रखना। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास पुरंदर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंगलोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिश टॉलेस्टॉय फार्म इन द साउथ अफ्रीका बाय गांधी जी? देखिए, गांधी जी यहाँ पर एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है, और इसी वजह से गांधी जी यहाँ पर एक पार्टी भी बनाते हैं। और बिल्कुल जैसे गांधी जी का एक रोल रहा है हमारे इंडिया को आज़ाद करवाने में, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से दिमाग लगाकर ब्रिटिशर्स को गांधी जी ने यहाँ से भगाया। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में बिल्कुल दिमाग लगाकर गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था, ठीक है। और ये जो टॉलेस्ट फॉर्म है, चलिए एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। टॉलेस्ट फॉर्म वाज मेन टू हाउस द फैमिलीज ऑफ सत्याग्रहीज टू गिव देम अ वे सस्टेन देमसेल्फ इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स एंड होम्स बाय देयर पार्टिसिपेशन इन सत्याग्रह कुड बी सेटल्ड देयर। देखिए, ये एक तरह का ना आश्रम था, आप इसको इस तरह से समझो, आश्रम। अब जहाँ पर गांधी जी ट्रेन करते थे सत्याग्रहीज को कि आप साउथ अफ्रीका की जो हुकूमत है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किस तरह से आपने सत्याग्रह करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती थी, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर जो यहाँ पर सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्रिटिशर्स उनको जॉब से निकाल देंगे, ठीक है, वो अपने घर से बेघर भी हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स काफ़ी अच्छा खासा टैक्स वसूलते थे, और उन दिनों एक ट्रेंड था कि हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए साउथ अफ्रीका जाते थे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स की अप्रोच क्या रहती थी कि इंडिया को यहाँ पर सेटल नहीं होने देना। कुछ समय के बाद यहाँ पर मतलब जिस तरह से वर्क परमिट, ऐसा ऐसा समझ लो आप, वर्क परमिट के तौर पे यहाँ पर आएँ, और जैसे ही वर्क परमिट ख़त्म हो जाए तो ये अपना इंडिया वापस लौट कर चले जाएँ, ठीक है। तो उसको देखते हुए काफ़ी टैक्स लगाते थे ब्रिटिशर्स, और इस टैक्स के विरोध में भी गांधी जी उतरे थे, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है साउथ अफ्रीका में किस तरह से गांधी जी ने अपना रोल प्ले करा था। तो कुछ लोगों ने जॉब्स गवा दी थी अपनी, घर भी उनके मतलब उनसे घर से भी बेखबर हो गए थे, बेघर हो गए थे, बेखबर नहीं। तो पार्टिसिपेशन जो करते थे सत्याग्रह में तो वो यहीं रहते थे एक तरह से, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपकी, बोथ 1 एंड बोथ सेकेंड, बोथ 1 एंड 2। तो ये यहाँ पर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए उसके बाद 4th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, विच अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? देखिए, अगर पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और जो हमें सबसे डिटेल में करना चाहिए, वो है फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने पॉलिटी करी है तो फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गया आपका, प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो भी करंट अफेयर में चल रहा है, लाइक राइट नाउ जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, बहुत सारे स्टेट्स में, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ कर जाना है। ऐसे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो कौन सी अमेंडमेंट में डिलीट करा गया था राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट? 42nd नहीं, ये तो हमने कल ही देखा था, 1976 में आई थी अमेंडमेंट। 43rd नहीं, तो ये डिलीट हुआ था आपका 44th अमेंडमेंट में, ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाद में। आर्टिकल 300A में 300A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड नो पर्सन
shall be deprived of his property save by authority of law। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं, देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ 5 मेंबर बॉडी। चलिए इस बी स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। जो बाई पोल्स होते हैं ना, लाइक जैसे कोई मिनिस्टर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, या फिर कोई मिनिस्टर क्रिमिनल चार्जेस के चलते हुए उनको अपनी जो सीट है वो छोड़नी पड़ती है, तो वहाँ पर बाई पोल्स या बाई इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या डिसाइड करे जाते हैं, होम अफेयर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करते हैं कि कब इलेक्शन हो। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और दो होते हैं इलेक्शन कमीशन 1, या फिर ऐसे समझो इलेक्शन कमीशन 2। नहीं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन 2। तो एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्शन कमीशन 1 और इलेक्शन कमीशन 2। और यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं डिसाइड करते कि कब इलेक्शन हो, कब इलेक्शन का शेड्यूल रखा जाए। तो ये कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन खुद से ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज। और ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश के अभी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, सुनील अरोड़ा। और इलेक्शन कमीशन 1 सुशील चंद्रा। और इलेक्शन कमीशन 2 है राजीव कुमार। ये ऐसा कोई डिफाइन नहीं है 1 और 2, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन 1, और ये है इलेक्शन कमीशन 2 राजीव कुमार। और आर्टिकल 324 में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब ये क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेजरी बिल्स या फिर इनको टी बिल्स भी कहा जाता है, विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and are presently issued in 3 tenors, namely 91 days, 182 days, 364 days। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल्स CMB जिनको कहा जाता है, ये इशू करे जाते हैं, ये भी एक तरह का इशू करे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है जी, तो ये हमारे को 3 फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं, 1 ईयर, सेकेंड ईयर या फिर 10 ईयर। ठीक है, अब देखिए 1 ईयर से अबव क्या होते हैं, GSEC होते हैं। तो एक तरह का आपको पता होना चाहिए कि जो CMB हैं ये GSEC हैं, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। देखिएगा ट्रेजरी बिल के जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो साल से कम मतलब एक हमारे को इशू करे जाते हैं, एक तरह के ये एक बिल्स हैं, GSEC होते हैं जो साल से ऊपर के हों। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये 3 फॉर्मेट में इशू करे जाते हैं, 91 डेज, ठीक है, और 182 डेज और मैक्सिमम 364 डेज। और ट्रेजरी बिल या तो डिस्काउंट रेट पे इशू करे, वैसे डिस्काउंट रेट पे ही इशू करे जाते हैं ट्रेजरी बिल। लाइक एस मान लो कि आपने यहाँ पर 100 रुपये का ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने इशू करा, तो गवर्नमेंट इसको सेल करेगी 90 रुपीज़ का। लेटेस्ट एग्जांपल के फॉर्मेट में समझ लो, ठीक है। लेकिन आपको मिलेंगे, मतलब मान लो कि आपने ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट से लिया और आपने कितने रुपए दिए गवर्नमेंट को, 90 रुपीज़, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट का ये जो ये टेन्योर पूरा होगा तो गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल आपसे वापस लेगी। ठीक है, और आपको कितना रुपए देगी, जितनी फेस वैल्यू है 100। तो ये हमेशा डिस्काउंट रेट पे ही सेल करे जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पर भी मेंशन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, ओनली 1.80 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है, 1 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको अच्छे से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी बिल 3 फॉर्मेट में होता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मैंने आपको बताया भी था मॉनेटरी पॉलिसी की, जब मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था मॉनेटरी पॉलिसी, और ये आपको डेली डोज सेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जब हमारे, चलिए एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर समझेंगे। When the RBI feels that there is a excess liquidity in the market
बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी, एक तरह से पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा, लोगों के पास पैसा ही बहुत है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को, देयर बाय सकिंग आउट द रुपी लिक्विडिटी, ठीक है। चलिए एक बार ये देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, व्हेन द लिक्विडिटी कंडीशन आर टाइट आरबीआई सेल्स सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट देयर बाय रिलीजिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। देखिए गाइस, अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है इसको आप रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तब बिल्कुल सही हो जाएगी ओपन मार्केट ऑपरेशन के फॉर्मेट में, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जब मार्केट की हालत बहुत ख़राब होती है, लाइक जैसे आप समझो यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, अब हमारे यहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कैश फ्लो या फिर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मनी सप्लाई समझो, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, अब लोगों के पास पैसा ही बहुत है, तो आरबीआई क्या करता है, अब पैसा बहुत होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक में एक चीज़ तो पढ़ते ही कि जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। प्रोडक्शन भी ऐसा नहीं है कि हर साल चेंज हो, प्रोडक्शन भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली मैनर में होती है। अब कंपनीज को थोड़ी पता है कि लोगों के पास एकदम से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस जब पैसा मार्केट में देखने को मिलता है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का हम कंसिडर करते हैं कि इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में, ठीक है। या ऐसे समझो, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक शॉप पर मान लो कि 100 पेयर ऑफ शूज़ हैं, ठीक है। अब लोगों के पास पैसा ही बहुत है, मान लो सबको 10-10 लाख रुपए मिल जाए, ठीक है, कहीं से मिल जाए, और ये 10-10 लाख सबके पास आएंगे तो सब अपनी नीड्स को छोड़कर वांट्स की ओर भागेंगे, मतलब डिज़ायर्स की तरफ भागेंगे। तो ये शॉप पर जब जाएंगे, 100 पेयर ऑफ शूज़ पड़े तो लोग कहेंगे ठीक है यहाँ पर इसके 10 पेयर मैं खरीद लेता हूँ, ए पर्सन कहेगा, बी पर्सन कहेगा 20 पेयर मैं खरीद लेता हूँ, सी कहेगा 30 पेयर मैं खरीद लेता हूँ। तो ये शॉप पे सिर्फ 40 पेयर रह जाएंगे। अब प्रोडक्शन क्या है, लिमिटेड सी है, अब इसको सारा साल बैठना है, तो ये क्या करेगा, ठीक है लोगों के पास पैसा ही बहुत है, मैं क्या करता हूँ कि शॉर्ट हो जाएगा ऐसे तो मेरी जो सप्लाई है, तो ये शॉपकीपर क्या करेगा, रेट बढ़ा देगा यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे फ्रेश अराइवल में रख देगा, और रेट मान लो कि 5K का अगर शू होगा तो ये 10K का कर देगा। इसको पता है कि लोगों के पास पैसा, लोग खरीदेंगे, ठीक है। ऐसे समझ लो आप, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमारी मार्केट में अगर मनी सप्लाई एक्सेसिव में वे में हो जाएगा तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर इस चीज़ को कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल करने का बेस्ट वे क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज करना, ठीक है। जब एक्सेसिव अमाउंट होगा, मतलब एक्सेसिव मनी सप्लाई होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इशू करेगी जीसैक। अब जीसैक से क्या होगा, इशू कर लिया मान लो यहाँ पर, अब गवर्नमेंट ये इस तरह से समझो, एक जीसैक है 1 करोड़ का, ठीक है। अब इस 1 करोड़ को गवर्नमेंट दो तरह से बेच सकते हैं, कूपन बॉन्ड, नॉन कूपन बॉन्ड। चलिए अब इजी फॉर्मेट में समझिए कि 1 करोड़ का जीसैक है, गवर्नमेंट चाहती है पैसे को मार्केट से निकालना, तो गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे देगी, ठीक है, कि आपको 1 करोड़ का 1 करोड़ 5 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगा लेना, या ऐसे समझ लो कि 10% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, तो लोग कहेंगे ठीक है, जीसैक तो वैसे ही सिक्योर होता है, ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं है, तो लोग जीसैक खरीदना शुरू कर देंगे। अब मार्केट से पैसा आउट होना शुरू हो जाएगा, और मार्केट से पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास या फिर आरबीआई के पास, एक ही बात है, ठीक है। आरबीआई के पास जाएगा तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट इशू करेगी या फिर आरबीआई इशू करेगा जीसैक, किस लिए, कि मार्केट से पैसे का फ्लो कम हो, ठीक है। और मान लो कि हालत देश की खस्ता है और लोगों के पास पैसा ही नहीं है, जैसे आज की डेट में लोग पैसा ही नहीं निकाल रहे, है ना, और गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के पास पैसा रहे और मनी सप्लाई प्रॉपर चलता रहे। अगर मनी सप्लाई चलता रहेगा तो कोई ऐसा दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, हमारा जीडीपी वर्क करेगा क्योंकि सर्कुलेशन पैसे का बना रहेगा। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या करती है, जीसैक को वापस से बाय करना शुरू कर देती है। जैसे मान लो कि एक पर्सन के पास 10 करोड़ के जीसैक हैं, ठीक है, और इसकी अच्छी खासी फर्म है, और गवर्नमेंट ने देखा भाई ये फर्म एनपी हो रही है या फिर बंद होने की कगार पे है, या ये फर्म अच्छा कर सकती है अगर इसको हम पैसा दें, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, जो आपने हमसे जीसैक लिया था उसको आप वापस हमें मतलब हमें वापस कर दो आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको 10 करोड़ दे देगी, या जो भी इसका इंटरेस्ट रेट बनेगा वो इसको यहाँ पर दे दिया जाएगा, और साथ में ये जीसैक ले लिया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहता है कि मार्केट में देखते हैं कि सर्कुलेशन का फ्लो ज़्यादा है तो जीसैक को यहाँ पर सेल करा जाता है, ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई को कम करना है ना, कम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम कर देना है, एक मार्केट के वे में चलाना है मनी सप्लाई। अगर एक्सेसिव हो जाएगा तब भी हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए मनी सप्लाई को इशू करती है गवर्नमेंट, ठीक है जी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन ब्लो। तो नेशनलिस्ट वुमेन के बारे में देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। सरोजनी नायडू। अब देखिए सरोजनी नायडू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कहाँ से एसोसिएट करते हैं सरोजनी नायडू जी। अब देखिए ए स्टेटमेंट है अ लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सरोजनी नायडू पार्टिसिपेट करते हैं साल्ट सत्याग्रह, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था गांधी जी के द्वारा लॉन्च करा गया था 1930 में, डांडी मार्च। ठीक है, आपको डेफिनेटली पता होगा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो इसको धरसाना से बेसिकली लीड किया था सरोजनी नायडू जी ने। यहाँ पर बहुत सारे लीडर से, कस्तूरबा बा जो गांधी जी की वाइफ थी वो भी यहाँ पर मौजूद थे इस इवेंट में, और एक अब्बास तायब जी, ये 76 ईयर ओल्ड थे, ये काफ़ी फेमस थे अब्बास तायब जी। और एक पर्सन यहाँ पर मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। चलिए, तो सरोजनी नायडू ने लेड किया था यहाँ से धरसाना से। ये बहुत ही एक तरह से हिंसक मूवमेंट हो गया था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया था धरसाना में। ठीक है, काफ़ी फेमस ये इंसिडेंट रहा था धरसाना का। और उषा मेहता, ये उषा मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नेम आपने याद रखना है। इन्होंने सीक्रेट रेडियो चलाया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब एक्चुअली में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था 1942 में। ब्रिटिशर्स को यहाँ पर समझ आ गया था कि अब इंडिया को आज़ाद कर देना चाहिए। और पहले क्या होता था, जितने भी मूवमेंट्स आते थे ब्रिटिशर्स दबा देते थे। ठीक है, लेकिन अब की डेट में हमारे जो इंडियंस हैं वो अपग्रेड हो गए थे या फिर स्मार्ट हो गए थे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस से यहाँ पर पैम्पलेट्स छापे जा रहे थे। ब्रिटिशर्स को समझ ही नहीं आ रहे थे कि ये पैम्पलेट्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि सारे के सारे लीडर्स ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिए थे। जवाहरलाल नेहरू जी, विनोबा भावे, गांधी जी, सभी लीडर्स जेल में थे। लेकिन सीक्रेटली देश के हर नागरिक यहाँ पर बहुत ही दमखम दिखा रहे थे कि ब्रिटिशर्स को किसी तरह से बाहर निकालना है। और क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही एक सक्सेसफुल इवेंट रहा था, और इसी को देखते हुए बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशंस हुए या सीक्रेट इवेंट्स हुए। और ये भी एक सीक्रेट इवेंट में था। ब्रिटिशर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि रेडियो से कहाँ से, मतलब ये फ्रिक्वेंसी कैच करके ये चल रहा है रेडियो। और ये चलाया गया था उषा मेहता जी के द्वारा। ठीक है, फिर अरुणा असफ अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणा असफ अली ये कौन से मूवमेंट के लीडर थे? ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये थे, एक मिनट जस्ट सेकेंड, लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट। तो ये आपने याद रखना है, लीडर ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट। और ये मैंने आपको आज़ाद हिंद फौज में भी बताया था, इनका नाम स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन की थी। ठीक है, ये मैंने स्पेशली इनका नाम बताया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही गिवन है, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेज आर यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो एशियन लैंग्वेज कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वैसे तो यूएन की सभी लैंग्वेजेस आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर सभी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, तो एशियन लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज़ एंड अरेबिक। ठीक है जी। और यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? चाइना, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश, अरेबिक। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या हिंदी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस? अब सॉलिड से गैस में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको क्या कहेंगे? फ्यूज़न? फ्यूज़न तो नहीं होगा। सॉलिडिफिकेशन? बिल्कुल भी नहीं। सब्लिमेशन या फिर कंडेंसेशन? इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए, होपफुली आपने अभी तक इसका सही आंसर दिया होगा। तो गैस इसका सही आंसर है कंडेंसेशन, सॉरी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को एकदम से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंडेंसेशन का क्या काम होता है, तो कंडेंसेशन करते हैं चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम गैसियस फ्रॉम इनटू लिक्विड। तो गैस से लिक्विड में चेंज करता है हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैटर वाले चैप्टर में समझेंगे केमिस्ट्री में। तो चलिए क्विज़ टाइम, और आज हम डिस्कस करेंगे दो क्विज़। पहली क्विज़ है, विच कंपनी डेवलप जावा? मैंने आपको बताया था कंप्यूटर जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सी किसने डेवलप करी? सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, और एक लाइनेक्स, यूनेक्स, और फेसबुक के फाउंडर कौन है? व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? हालांकि व्हाट्सएप को आज की डेट में फेसबुक ही ऑपरेट करता है, इंस्टा को भी ऑपरेट फेसबुक ही करता है, लेकिन इनके फाउंडर आपको पता होना चाहिए। गूगल के फाउंडर पता होने चाहिए। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर के फादर, ये तो बहुत ही बेसिक्स है, ऐसे क्वेश्चन तो अब नहीं आएंगे, उनके बिहाफ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने जावा को डेवलप किया था, और पर्सन का नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इन द सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे एंड इंडिया। देखिए, मैंने कंप्यूटर मॉड्यूल्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा जो सीडेक के द्वारा बनाया गया था सुपर कंप्यूटर, उसका क्या नाम है? परम, टाइटन, शक्ति या फिर विज्ञान? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होपफुली आपको ये सेशन में हर जो क्वेश्चन है हमने अच्छे से समझा और आपको समझ आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और भी जिन एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हालांकि ज्योग्राफी तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच।